देखो चैप्टर नंबर 3 है ये, एनसीईआरटी हिस्ट्री। सब रिवीजन हो रहा आफ्ताब, सब रिवीजन करा रहे हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? इसमें 4 चीजें दी हैं। ए पाकिस्तान, आज आफ्ताब सब दिखाई दे रहे हैं। क्यों भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो इस वक्त वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये आंसर होगा पाकिस्तान। ये पूछा गया है पीसीएस में भी, आईएएस में भी। अगर बैक ईयर उठाकर देखोगे तो आईएएस में भी मिलेगा, पीसीएस में भी मिलेगा, और पीसीएस के उत्तराखंड में भी मिलेगा। उत्तराखंड के साथ बिहार में, बिहार का बहुत फेवरेट है, क्योंकि बिहार में जितने भी पीसीएस एग्जाम हो रहे हैं स्टेट के, उनका फेवरेट है ये क्वेश्चन, क्योंकि वो ज्यादातर बिहार में ही पाए जा रहे, मगध वगैरह। मगध, नालंदा। हाँ, तो कुछ चीजें सांस्कृतिक वहां से जुड़ी हैं, इसलिए वो संस्कृति पे ज्यादा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नगर दुर्ग से क्या तात्पर्य है? कह रहे हैं नगर दुर्ग से क्या तात्पर्य है? ऊंचाई वाले भाग। ए कह रहे ऊंचाई वाला भाग, बी निचला भाग, सी मध्य भाग, डी उपरोक्त सभी। यूपीएससी का फेवरेट उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना कि इसका उत्तर होगा ऊंचाई वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिशा भी लिखी थी, पश्चिमी ऊंचाई था, बस क्या था? बाबू पश्चिम भाग छोटा था, ये लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा है कि पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में था। ये एनसीईआरटी में दिया है, कहीं से नहीं पढ़ा रहे, एनसीईआरटी से बता रहा तुम्हें। रिवीजन चल रहा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का इससे पहले करा चुके हैं नीचे वाली क्लास में। नेक्स्ट आ जाओ भाई। कह रहे हैं निचले नगर से क्या तात्पर्य है? ये सब टर्मिनोलॉजी है, यूपीएससी इसी को बहुत अच्छा मानती है। निचले नगर से क्या तात्पर्य है? अब बताओ भाई, इसका उत्तर क्या होगा? निचला भाग। आ जाओ भाई। कह रहे हैं अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? रफ करें, रफ कर ले। कह रहे अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं भाई? कहां से? अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? बताओ भाई। कभी कभी ऐसा भी दिया है, बैक्यर में देखा है, अभी ध्यान था तो बता दिया, देख लेना बैक्यर में जाके। सब रिवीजन पे चल रहा है सर। एक क्वेश्चन हो है इसमें। हाँ बताएं। भंडार ग्रह। हाँ तो वो करा रहा है, इसमें है भंडार ग्रह कहां से प्राप्त हुए हैं?
भंडार गृह कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भैया वो पूछेगा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा भाई? सभी, क्योंकि हमारे वहां भंडार गृह सभी से प्राप्त हुए हैं, चाहे वो छोटे हों और चाहे वो बड़े हों। लेकिन जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल है, वहां से बड़े बड़े भंडार गृह जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ भाई। खंबात की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? इसका ऑप्शन नहीं है सर। हमारे खाड़ी का ऑप्शन नहीं है। आप क्यों रहे हैं भाई? हमने आपको बता दिया खंबात की खाड़ी। अब खंबात की खाड़ी ढूंढिए जाकर। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए, मस्ट है एनसीईआरटी। गुजरात में तो नहीं है सर। अभी बाद में बात करते हैं, ठीक? हाँ बताएं। हाँ ठीक है, ठीक कर लेंगे। हाँ वो संडे को जाएंगे लेने के लिए, ठीक है? ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सुनो भाई, कह रहे हैं कि खंबात की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। गुजरात में। कौन बता रहा है? सर पहले तो मेन गुजरात बोला था, बाद में कौन बता रहा है? बाद में पता लगा अरब सागर में है। कौन बता रहा? सरकार ये बता रहा है। पीछे तो फिर भाई बता रहे। देखो, मोहब्बत बांटोगे तो मोहब्बत मिलेगी, ध्यान रखना। खासकर तुम कौन? सरताज। हाँ सरताज। हमारे वहाँ हमेशा दूसरों को मोहब्बत दी गई है, मोहब्बत देना सीखो। इस्लाम मोहब्बत का नाम है। कह रहे गुजरात, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, कह रहे हैं मध्य प्रदेश, कह रहे राजस्थान। कौन है भाई? राजस्थान। देखो गुजरात, देखो गुजरात में ही लोथल भी है, याद रखना। गुजरात में लोथल भी है, और लोथल साबरमती की उपनदी है एक। लोथल स्थान का नाम है कि नदी का? स्थान का नाम है, लेकिन ये जहाँ स्थित है वो साबरमती की उपनदी है, उसके किनारे। कभी कभी साबरमती आ जाएगा तो साबरमती ऑप्शन में ना लगा देना, उपनदी है एक। भैया 2 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से कर लो, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। रफ करें। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न ऊपर लिख देते हैं। कहते हैं मुहरबंदी से क्या तात्पर्य है? ज्यादा नहीं पूछता, वो कहता है बस हमें आंसर सही दे दो। कह रहे मोहर की छाप, कह रहे हैं बी है लकड़ी की छाप, कह रहे हैं सी है कपड़े की छाप, कह रहे हैं डी वाला उत्तर उपरोक्त सभी। देखो उत्तर जो है हमारा मोहर की छाप है। भैया कह रहे हैं पिरामिड से क्या तात्पर्य है?
पिरामिड। कह रहे हैं पिरामिड से क्या तात्पर्य है? ये एनसीईआरटी कोई नहीं कराएगा, ध्यान रखना, कहीं पे भी चले जाओ। कह रहे हैं मकबरे जहां राजाओं को या राजा के शवों को दफनाया जाता था। कल बुद्ध पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। और बुद्ध इंटरलिंकिंग होगा, इससे भी, एनसीईआरटी से भी, रामशरण से भी, तो पढ़ के आना ध्यान से। कल केवल बुद्ध पे बात होगी और बुद्ध के ऊपर मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों पर बात होगी, बौद्धिज्म और जैनिज्म। कल विशेष दिन है और कोई गायब हुआ उसके बाद बौद्धिज्म नहीं उठाएंगे हम कभी, ध्यान रखना। कह रहे मकबरे जहां राजा के शवों को दफनाया जाता था। फिर उसके बाद कह रहे वो जगह जहां राजाओं का आसन होता था। कह रहे हैं वह जगह जहां राजाओं का भोजन बनता था। कह रहे उपरोक्त सभी, याद रखना पहला वाला, मकबरे जहां राजाओं के शव को दफनाया जाता था, पिरामिड कहलाता था। भैया इसके बाद आ जाओ, कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं बचा जो हमने ना कराया हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है 6 में। आ जाओ 4th वाले पे बात कर लेते हैं। हम तुम्हें फिर से पहला क्वेश्चन बना है कि वेद संख्या में 4 हैं, इनमें से प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन है? वेद संख्या में 4 है, इनमें से कौन प्राचीन वेद है? ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद। अच्छा सर, जो ऋग्वेद है तो इसमें क्या जीवन शैली वगैरह के बारे में बताया? जो ऋग्वेद है, हाँ बोलो बोलो। उसमें क्या जीवन शैली के बारे में बताया गया? बताता हूँ, 2 मिनट। योग वगैरह। भैया एक चीज समझो, तुम्हारा जो देखो, समझो इस चीज को। कह रहे हैं वेद जो है संख्या में 4 हैं, इनमें से प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखो इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो कि 3500 वर्ष पहले लिखा गया है, जो कि 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। अब इनका आफ्ताब का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में था क्या? ऋग्वेद में उस वक्त के तमाम ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हमारे प्रचलन में थी और जो हुआ है, उन चीजों को उसमें मेंशन किया गया। ऋग्वेद में जो उस समय अग्नि और जो हमारी साक्ष्य वगैरह हैं, या जो इन सब का मेंशन है, प्लस पंडित और महिलाओं पर जो होता था, ब्राह्मण उस वक्त जो करते थे, वो भी, उसका भी उल्लेख मिलता है। यदि ऋग्वेद पढ़ना हो तो मुझसे लेकर पढ़ सकते हो, तुमको पूरा सार समझ में आ जाएगा ऋग्वेद में क्या क्या है। ऋग्वेद मेरे पास है,
लेकिन यहाँ नीचे नहीं है, घर पे रखी है, लेकर पढ़ लो आराम से। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता था। कराया ना क्वेश्चन, सूक्त किसे कहते हैं। फिर कह रहे सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ये भी हमने कराया था। इनमें देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और जो 3 देवता महत्वपूर्ण माने गए हैं सूक्त में, वो अग्नि, इंद्र, सोम लिखवाया था। अग्नि, इंद्र, सोम। हाँ, सोम कौन? पौधा है बाबू एक, सोम पौधा। सोम पौधा है, ये मेंशन है, देखो ये एनसीईआरटी में नीचे मेंशन है, ये नीचे मेंशन है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कह रहे ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। पहला कथन, कह रहे दूसरा कथन, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। कह रहे हैं तीसरा कथन, कह रहे ऋग्वेद का उच्चारण और श्रावण किया जाता था। और श्रावण ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। हुआ सही कौन सा है? केवल एक व 2, फिर कह रहे हैं 2 व 3। दो और 3 कह रहे हैं उपरोक्त सभी। कह रहे हैं केवल 1, 2 और 3, 1, 2 उपरोक्त सभी। बताओ भाई कौन बताएगा? ये क्या लिखा है? ऋग्वेद 2 और 3 सब में से लग रहा है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रावण श्रवण श्रवण सुनना। सुनना चाहिए। बताओ भैया। हमें तो 2 और 3 से ही लग रहा है। नहीं पहला नहीं है। जब ऋग्वेदों में जरूर होता था नहीं तो की पुरुषों में तो कहीं नहीं भी जाता। इसमें पुरुषों के साथ साथ मैंने पढ़ा महिलाएं भी शामिल थी इसमें। कुछ महिलाओं में जैसे गाड़ी के पाला उन्होंने की है सब उठाएं। ऋग्वेद में उनके ग्रंथ मिलते हैं। देखो भाई समझो, सीधी सीधी हमने उस दिन भी समझाया था। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह सुनना। तो यानी जब सुनने की बात आई तो श्रवण माने सुनना, 100% सही है। यानी ये तो एकदम 101% सही है। ऐसे किया जाता है मेंस में, वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन का अटेम्प्ट कि कैसे हमारा एग्जैक्ट तुक्का बैठता है। तुक्का ऐसे ही बैठेगा कि जब हमने ये सूक्त याद है, सूक्त माने अच्छी तरह सुनना, तो भाई श्रवण माने भी अच्छी तरह सुनना, और उच्चारण जो है यानी कि उसके जो वाक्य हैं सही, जो बोल रहे हैं, पढ़ना सही तरीके से उसको पेश करना। पढ़ने से उसमें मतलब याद हाँ। करने से क्या हाँ, तो यानी तीसरा वाला एकदम सही है। भाई देखो
अब ऋग्वेद किन किन भाषाओं में है? संस्कृत में होगी क्योंकि वैदिक काल में है। वैदिक काल वाला सही है कि वैदिक संस्कृत कहलाती है, यानी ये भी सही है, यानी दो हमारे सही हैं। तीसरा वाला हमारा गलत कैसे है कि ऋग्वेद में सूक्त की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। देखो भाई, रचना पुरुष नहीं करते थे उस वक्त, बल्कि मुनि ऋषि ने किया होगा। तो उनके साथ महिलाएं भी तो होंगी साथ में, उनके साथ महिलाएं भी तो होंगी। देखो अभी एक चीज समझो, बाप अब देखो, जया किशोरी जी एक महिला है, लेकिन है क्या? साध्वी है, तो साध्वी ना। तो यानी कि इससे ही आज के काल से पता चलता है कि महिलाएं उस वक्त भी होंगी साध्वी, मुनि होंगी, ऋषि होंगी, सबने मिलकर लिखा होगा। ये जो ऋग्वेद के काल में सर महिलाओं पुरुषों में शिक्षा। और दूसरी बात सुनो, रचनाओं के बारे में आए तो ऋग्वेद में देवी और देवता, देवी और देवताओं दोनों का ही उल्लेख मिलता है। तो मतलब क्या है कि ये गलत है 101%। क्लियर हुई बात? तुम्हारा फेस नहीं बता रहा क्लियर हुई। लेकिन भाई जो सूत्र मतलब बोलना होता है ना, हाँ, अच्छी तरह बोले। और एक बार और दिमाग लगा सकते हो कि महिलाओं का योगदान ऋग्वेद में क्यों हुआ होगा। हिंदी साहित्य में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर उस टाइम महिला पुरुषों में शिक्षा में भेदभाव तो नहीं था। हाँ, तो ये भी लगा सकते हैं अनुमान, ऋग्वेद क्योंकि 3500 वर्ष पहले हुआ ऋग्वेद, बताया था ना अभी। भेदभाव तो बाद में आया। अभी आ गया। अभी कुछ कंजर्व लोग हैं, वो शेर नहीं सुना है कितना कंजर्व है, वो गुब्बारा जब सांसों में भूल जाता है, जब वक्त जब उरूज पाता है अपनी औकात भूल जाता है। जी नहीं हजम होता कुछ लोगों को। आ जाओ भाई, और नेक्स्ट देखो। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? कौन बताएगा भाई? कह रहे हैं ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? बताओ भाई। अभी पढ़ाया हुआ हाल ही का क्वेश्चन है भाई। तो 3 और 4 कैसे? गंगा और यमुना का एक बार ही बना हुआ है। कैसे बताओ? एनसीईआरटी में सबसे पहले कहा गया है कि गंगा और यमुना का एक ही साथ
और एक ही बार उल्लेख मिला, उसके अलावा कहीं नहीं मिला है इन दोनों का उल्लेख, ये एक ही बार हुआ है, एक बार मिला है, यानी आंसर हो गया ये। इसके बारे में एक चीज और याद रखने वाली है कि व्यास, सतलज व अन्य नदियां, अब कोई और नदियों के बारे में कह दे तो ये मत सोचना कि उनका उल्लेख नहीं मिला होगा, उन सब का कई बार मिला है, लेकिन गंगा और यमुना का जो है वो सिर्फ एक बार मिला है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। इस पॉइंट को लिख लो, सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। सिंधु सर्वाधिक सबसे ज्यादा वर्णित आया। नदी है, हाँ। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। क्लियर हुई बात? और व्यास के बारे में? व्यास के बारे में कोई खास नहीं है, क्योंकि व्यास का वैसे भी महत्व ज्यादा नहीं है। व्यास कहां से होकर जाती है? पंजाब से होकर जाती है, इसलिए पंजाब की नदियां हैं, सिर्फ 5 नदियां पंजाब में, उसमें एक व्यास शामिल है, यानी व्यास और सतलज सब उसी तरफ है सर, सिंध प्रांत के आसपास। जम्मू कश्मीर के इलाके से होकर निकलती है। उस एरिया में जो इंडिया का हमारा अगर देखा जाएगा, इस एरिया में हमारी 5 नदियों का पूरा मिलन नहीं दिखाएगा भी। देखिएगा, अगर आप देखिए बहुत अच्छे से मैप को तो आपको पता चलेगा इस इलाके में नदियां ज्यादा हैं, सिंधु वगैरह सब यही मिलती हैं। झेलम मेला में सब यही है। हाँ, तो ये इलाका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। अभी अगर आप देखोगे आपके सामने यहाँ पर लिखा भी है, मेरे सामने इंडिया का मैप दिख रहा है और इंडिया के मैप में साफ साफ लिखा है कितनी नदियां जा रही हैं। नदियों का भी उल्लेख है, इसीलिए कहा था एटलस खरीद लो। देखो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? समझो इस चीज को। कह रहे हैं ऋग्वेद में कौन सा शब्द मिलता है? पुरुजन, याविश, कह रहे हैं भारत जन याविश, कह रहे हैं यदुजन याविश, अब कह रहे हैं केवल एक सही है। कह रहे हैं 2 और 3, कह रहे हैं 1 और 3, डी कह रहे हैं सभी, उपरोक्त सभी। बताओ भाई कौन बताएगा? सभी सभी कैसे? इसमें उल्लेख किया गया है इस बात का। देखो भाई, ऋग्वेद काल में जनता का पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों जन और विश्व का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विश्व से निकला है। ऋग्वेद में पुरुजन भी कहा गया, भारत जन भी कहा गया, यदुर्जन भी कहा गया है, यानी डी वाला सही है। सर एनसीईआरटी में भरत जन लिखा है, तो भरत जन और भारत जन एक ही होगा? हाँ, भारत भरत के नाम पर रखा गया, पढ़ाया था मैंने तुम्हें। बिल्कुल सर।
ये टर्मिनोलॉजी है, करें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता मतलब आफ्ताब भाई ना आने का ही नतीजा है। अगर आते तो आपको पता होता क्या क्या है यहाँ पर। आपको बताया जा रहा था कि यहाँ आने से कितना लाभ होगा और भी सीखने को मिलेगा, लेकिन आप समझ नहीं पाए। एक महासज्जन ने आपको कहा भी था कमेंट में क्या कि आने से क्या मिल रहा है यहाँ, और मिलेगा आपको। ऐसा किसी भी बात बता भाई, चिकित्सा सर। एक ही चीज तो हो सकता है। चरक संहिता किस चीज से हो सकता है बताओ भाई? चिकित्सा शास्त्र। क्योंकि सर चरक बहुत बड़े वैद्य थे, हाँ, वो चिकित्सा को पहले लिखेंगे। मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि वो हड्डियों और दांत और कार्डियक वगैरह के बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए, ये बात मैंने तुम लोगों को पहले बता दी थी जब पढ़ा रहे थे। के साथ हड्डियां भी नहीं होती।